गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड। जैसे आप आवाज़ से तो सभी परिचित होंगे, है ना। रोज़ हम तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। कुछ हमें बहुत अच्छी लगती है ना, जैसे चिड़िया चहचहाती है, या हमको बहुत सुंदर सुंदर से अच्छे अच्छे से संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमारा मन खुश हो जाता है। कभी आप लोग डिप्रेशन में रहें, आपको लगता है अरे भाई एग्ज़ाम आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उस समय आप म्यूज़िक सुन लेंगे तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह आपके बुक में भी बस यही लिखा हुआ है कि हम सब इन आवाज़ों को पहचानते हैं, उन्हें जानते हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है ना। और कई गेम्स भी खेले जाते हैं, जैसे पट्टी बांध देंगे आंखों पर तब भी हमको दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें समझ में आ जाएगा कि हमें जो हम छुपे हुए हैं तो किसकी आवाज़ है, कौन हमें ढूंढने के लिए आ रहा है। तो इसी तरह से आवाज़ को हम पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कई इंस्ट्रूमेंट्स को भी बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये एक पेटी दिखी है, तबला है और सितार है, ये एक बांसुरी है। तो इन सब में से सुरीली सुरीली आवाज़ें निकलती हैं और ये सारी ध्वनियाँ हमारे कानों तक पहुँचती है और हमें ये सब सुनाई देने लगता है कि कौन सा मधुर संगीत है। तबले की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, या कुछ और है, सितार है, गिटार है ना। बहुत अच्छा लगता है जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तब, है ना। सारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सोचा होगा, कहीं सुरीली आवाज़ है तो कहीं शोर है, ये कैसे आता है, कैसे वहाँ से निकलता है, हम तक पहुँचता है और हम चीज़ों की अलग अलग आवाज़ों को अलग अलग समय में सुन सकते हैं, है ना। थोड़ी देर रुकना पड़ता है, एक साथ शोर होता है, कई तरह की आवाज़ें आती तब हमें समझ में नहीं आता है, थोड़ी देर हमको रुकना पड़ता है चंद सेकंड्स के लिए, फिर हमें नेक्स्ट आवाज़ समझ में आती है। तो आज इसी साउंड को, इसी आवाज़ को, ये कहीं से चलती है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई है वहाँ से हमारे तक कैसे पहुँचती है और हम कैसे सुनते हैं, है ना, ये सब आज अपने को समझना है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आवाज़ होती कैसे है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है टॉपिक, इसको लेते हैं हम और इसको समझते हैं कि ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे ही हम घंटी बजती है, कितना मन खुश हो जाता है हर बच्चे का कि चलो छुट्टी हुई, अब घर जाएंगे हम, है ना। ऐसे मन खुश होता है ना। कभी आपने जब घंटी, या तो डोर बेल हो या फिर हमारी टन वाली घंटी स्कूल वाली हो या कोई सी भी, हम तो देखो उसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। जब स्विच ऑन करेंगे तो वहाँ जो हमारे घरों में घंटी लगी उसमें भी, या हम किसी घंटी को बजाएंगे तो वहाँ भी, है ना। सब में कुछ, वो जब बजती है तब उसमें थोड़ी सी धूजन सी आती है, थोड़ी सी हिलती, कंपन होता है उसमें। आप चाहें तो इसको अनुभव कर सकते हैं, उसको टच करके देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ वाइब्रेशन या कंपन हो रहे हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या करना है कि एक धातु की प्लेट लेना है, या हम कढ़ाई वगैरह ले सकते हैं, थाली या जो भी आपके घर में बर्तन अवेलेबल हो। यहाँ पे ये देखिए, ये फ्राइंग पैन इन्होंने लिया हुआ है और इसको हमको एक लकड़ी से धीरे से टच करना है, ऐसे टिक 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 मारना है। देखना क्या होगा जब हम इसको छुएंगे, है ना। जब हम मारेंगे और जब इसको छुएंगे ना तो ये हिलेगा थोड़ा सा, इसमें धुजन सी आ जाती है ना, इसको कंपन बोलते हैं। यही कंपन है। इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो मैं आपको करके भी बताऊंगी। ये देखिए चित्र में दिया हुआ ना, यहाँ पर एक कंपास से इसके अंदर दो ऐसे रबर बैंड लगाया है और पेंसिल को लगा दिया। अब क्या बन जाएगा इससे बताइए? इससे एक सुरीला बाजा बन जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए बनाया भी है सुरीला बाजा, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगाया, इसमें पेंसिल को डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको अगर इसमें और ज़्यादा तार होते और ज़्यादा रबर बैंड्स हम लगा देंगे ना तो ये एक बैंजो बन जाएगा, बाजा बन जाएगा और हम इससे तरह तरह की म्यूजिक आवाज़ निकाल सकते हैं, म्यूजिकल आवाज़, है ना। आप लोग भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इन दोनों में क्या हो रहा है, आप ध्यान से इनको देखिए। इन दोनों तारों में क्या हो रहा है, जब मैं इनको टच कर रही हूँ तब क्या हो रहा है, जब मैं इनको टच करती हूँ तो इनमें एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है और इस वजह से इसमें आवाज उत्पन्न होती है। इसको यदि हम खींच के छोड़ें, देखिए प्लक हो रहा है, इस तरह से आवाज आ रही है आप लोगों को, है ना।
जब ये कंपन बंद हो जाता है, अभी कंपन बंद हो गया तो आवाज जो ध्वनि थी वो भी बंद हो गई है। इसको थाली के द्वारा भी हम कर सकते हैं, है ना, थाली को पकड़कर भी हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें पानी को डाल दिया है थाली के अंदर और धीरे धीरे इस चम्मच से इसको टच किया जा रहा है, तो इसमें भी तरंगे बनेंगी। यहाँ पे देखना, आप इस एक्सपेरिमेंट को आप स्वयं करके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। अच्छी अच्छी आवाजें निकलती है। यहाँ पे एक तारा बनाना भी बताया है ना। क्या करना है, नारियल का खोल लेना है, उसके ऊपर एक या तो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक की पॉलीथीन जो होती है कड़क वाली, उसको आप लगा लीजिए, उसके ऊपर तार को फिट कर दीजिए, नीचे से एक बांस लगा दीजिए और एक और बांस को लेना है और उसमें एक अच्छी डोरी को यही रबर बैंड की टाइट बांध दीजिए और फिर बस एक तारा भी बना लीजिए। तो इस तरह आप बनाएंगे, आपको बहुत मजे आएंगे और आपको ये समझ में आएगा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों बनाना है, हमारे मनोरंजन के लिए तो बनाना है, साथ साथ में हमको हमारे आवाज कैसे उत्पन्न होती है ये जानने के लिए भी हम एक तारा बना सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी वीणा, तबला, बांसुरी, इन सब से विभिन्न प्रकार के सुरीले स्वर निकलते हैं। ऐसे मंजीरा है, घड़म, नोट। ये देखिए नोट, ये क्या है, एक मटका है, बहुत ही अच्छी आवाज निकलती है। जो लोग भजन कीर्तन करते हैं ना, वो इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मंजीरा, मंजीरा को भी जब बजाएंगे, जब ऐसे ऐसे टच किया जाएगा तो बहुत सुरीली सी इसमें आवाज निकलेगी। तो इस प्रकार से कई चीजों को हम जब टकराते हैं ना, वाइब्रेशन होता है उसमें, तो आवाज उत्पन्न होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे ना आवाज कैसे होती है। अब यहाँ पर एक और बताया हुआ बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप घर पे कर सकते हैं, बट मम्मी की डांट नहीं खाना, घर में पानी नहीं ढोलना है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे कांच के ग्लास ले लीजिएगा, है ना। कांच के फूटने का डर है तो आप स्टील वाले भी ले सकते हैं, वैसे उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए पानी को कैसे भरना है, एक में थोड़ा कम, उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह से इसमें पानी भर लीजिए और एक पेंसिल को हाथ में ले लीजिए और फिर टिंग 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 टिंग, इस तरह से आपका बहुत सुरीला सा म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। आप जानते हैं इसका नाम क्या है, इस को जल तरंग कहा जाता है। फिर मनुष्य में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है ना, ये तो क्या हो गया, हमने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा या प्रैक्टिकल्स करके देखा कि भाई ध्वनि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन मैं आपसे कैसे बात कर पा रही हूँ, मैं कैसे बोल पा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, आपके यहाँ पर जब भी आप बोलेंगे तो आपके एक यहाँ पर थोड़ा सा एक वोकल सेक जो होता है ना, वो बाहर उठा हुआ नजर आता है, सब में होता है ना। तो इसे हम वाक यंत्र, लैरिंग्स या कंठ कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। और इसी कंठ के द्वारा हमारी आवाज उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वाक यंत्र है हमारा, है ना, श्वास नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ से ये हम जो नॉस्ट्रिल है ना, यहाँ पे इसे सांस लेते हैं, अंदर की ओर जाती है। जब ये जाती है ना तो यहाँ पर ही हमारा वाक यंत्र प्रेजेंट होता है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार से तंतित होते हैं कि बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण सी झिल्ली बन जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए इसमें चित्र में भी शो कर रखा है, ये हमारे ये देखिए नोस्ट्रिल का यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम खाना खाते हैं, है ना, इन दोनों की पोजीशन पे। अब ये देखना, श्वास नली अलग होती है, भोजन नली अलग होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो पोर्शन हमारा बन रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा स्वर तंत्र या वाक तंत्र प्रेजेंट होता है। इस तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है। ये खोखली हड्डी नुमा रचना होती है ना, इस तरह से हार्ड होती है थोड़ी, लेकिन इसके बीच में एक झिर्री सी होती है। अब यहाँ पे क्या तंतु यहाँ पे टाइट हो जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, हवा निकलती है और जैसे ही हमें कुछ बोलना होता है, कुछ आवाज करना होता है, देखो हम भी कई तरह की आवाजें कर सकते ना। कहो तो शोर भी मचा सकते हैं, चिल्ला चिल्ला के, है ना, दूसरों को परेशान कर सकते हैं, या फिर हम एक सुरीली आवाज में गाना भी गा सकते हैं, है ना। तो सुरीली आवाज में गाना, तो ये सब हम अब पहले हमारे ब्रेन में हम साइकोलॉजी बनाते कि हमें करना क्या है। जब हमारे ब्रेन में साइकोलॉजी बन जाती है, उसके बाद में हमारे मैसेज जाता है कि भाई हमको ये वाली आवाज निकालनी है। अब जब हमको ये आवाज निकालनी होती है, शोर करना है तो शोर वाली, तो हमारा जो है ना वाइब्रेशन की जो पिच होती है वो चेंज होती रहती है। इस वजह से कभी सुरीली आवाज निकलती है तो कभी बहुत जोर से आवाज निकलती है।
जब फेफड़े जो होते हैं वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तब क्या होते हैं, ये वाक तंतु जो होते हैं ये कंपित होते हैं और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम कैसे बोलते हैं। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशी तंतुओं को तना या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने और पतले होते हैं तो ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता वाक ध्वनि से भिन्न होता है। जब वाक तंतु ढीले होते हैं तो वो अलग प्रकार से काम करते हैं। अब इसमें यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। ये अभी आप बनाना, कितनी अच्छी आवाज़ आती है। देखो मैं बना के इसमें से आवाज़ निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। मुझसे इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आती, बाकी इससे बाजा भी बच जाता है ना। आप लोग बना सकते हैं, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो फ्री होते हैं, है ना। तो आप इस तरह से जो पेपर होते हैं इनको फोल्ड करिएगा, 2 स्ट्रिप लीजिएगा और उनके बीच में से, है ना, इससे कम आवाज़ आ रही है लेकिन आप लोग बनाएंगे तो उससे बहुत तेज आवाज़ आ जाएगी। या आप 2 स्ट्रिप पे रबर बैंड लगा के भी बना सकते हैं और कागज़ से भी इसको बना सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा, बना के देखना आप लोग, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये, है ना। अच्छा भाई, मेरा अगर आप लोगों को ये पसंद आता है पढ़ाना तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना। तो और एक्सपेरिमेंट भी तो बताती हूँ, अच्छी अच्छी बाजें बजाना, है ना। अब हम यहाँ पर अलग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पुरुषों की वाक तंतुओं की लंबाई होती है 20 mm। देखिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन गए, है ना। महिलाओं की होती है लगभग 5 mm, छोटे होते हैं यानी कि 15 mm हो गए। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी कितनी मधुर आवाज़ होती है, मीठी मीठी आवाज़ होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, है ना। आवाज़ कब बदलती है, जब वो बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं तो लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है और लड़कों की थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। लेकिन यदि हम बचपन में देखें तो उनके जो वाक तंतु इनकी लंबाई भी छोटी होती है और उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। इसीलिए सभी की आवाज़ अलग अलग होती है। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इस सेलफोन को इस ग्लास के अंदर डाला हुआ है और फिर इसको हम दबाते हैं। तो देखिए ये क्या बता रहा है, आप आपके फ्रेंड से ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हैं कि भाई तू मेरे कॉल कर। अब इस कॉल करेगा वो आपको, तो इस ग्लास को क्या करना है, आपको मुंह से पूरा इसका वैक्यूम कर देना है, इसको खाली कर देना है ना, हवा इसकी निकाल देना है, इसको दबा देना है। तो आप देखेंगे कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आएगा कि साउंड के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई सा भी हो सकता है, चाहे हवा हो सकती है, कोई ठोस हो सकता है या कोई द्रव हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको पैक कर देंगे ना, इसको वैक्यूम कर देंगे तो हमें रिंग नहीं सुनाई देगी। अब इसी प्रकार से, और ये क्या है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्या है, बट अगर निर्वात है तो ध्वनि का संचरण बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक बाथटब का भी एग्जाम्पल दिया है, इसके अंदर पानी भरना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर घंटी को बजाना है। आप थोड़ी देर तक इसके अंदर घंटी को बजाएंगे तो क्या होगा, क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? हाँ, सुनाई देगी, है ना। यानी कि द्रवों में भी क्या होगा, ध्वनि का संचरण होगा। तो अब जैसे जो व्हेल फिश हैं या डॉल्फिन्स हैं, ये जो पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, वो कैसे अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं? भाई वो बोलते तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है डॉल्फिन जो होती है ना, वो एक आवाज़ करती है, तो उसके साथ ही जो डॉल्फिन्स होती हैं, है ना, व्हेल फिश, वो व्हेल फिश भी होती हैं और डॉल्फिन भी होती है, अलग अलग प्रजातियां हैं, है वो एक ही, लेकिन गेम फिश बोले हम डॉल्फिन को, है ना। तो ये जो डॉल्फिन आप लोगों ने देखा हो ना, पानी में भी जंप मारती है। कई हमारे देशों में तो कम है, लेकिन विदेशों में इनके टब बने होते हैं और गेम्स खेलती हैं, उछलती हैं, फिर बाहर आती है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वहाँ के जो इसका ट्रेनर होता है, मास्टर होता है, उसके विसिल को भी ये पहचान लेती है ना। इनमें ये खासियत होती है, तभी तो गेम फिश है, मास्टर के आदेश अनुसार चलने वाली, है ना। तो ये तो हो गया कि बाहर, तो वहाँ जब सीटी की आवाज़ सुनती है तब वो बाहर होती है, यानी कि पानी से बाहर होती है ना, तो वो सुन लेती है। अब पानी के अंदर कैसे अपने संदेशों को प्रोड्यूस करेगी? तो वो ऐसे ही करती है, क्या, ऐसी तरंगे निकालती, ऐसी आवाज़ें निकालती जो एक से दूसरे तक पहुँचती हैं। फिर भाई बहुत एक्सपेरिमेंट है इसमें। तो अब फिर एक्सपेरिमेंट आ गया। देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कैसे है कि एक छड़ लेना है, स्केल लेना है और एक तरफ से उसको वाइब्रेट करना है, तो क्या दूसरे स्टूडेंट के कान में भी सुनाई देगी। यहाँ पे 2 बच्चों को बताया है, देखिए एक वाइब्रेट कर रहा है, इसको मार रहा है टप टप, और दूसरा उसको सुन रहा है।
तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ना भाई। हमने बताया आपको कि यदि हम किसी चीज़ को थोड़ा सा भी हिलाएंगे डुलाएंगे, यदि टच करेंगे, उसको मारेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होंगे, तभी हमें आवाज़ आएगी। ठीक, तो ये भी हो गया। ऐसा ही हम एक्सपेरिमेंट टेबल के साथ भी कर सकते हैं कि टेबल, और ये देखिए यहाँ पर तो बच्चों ने टेलीफोन ही बना डाला है। टेलीफोन कैसे बना डाला है, यहाँ पर देखिए 2 बच्चे हैं, है ना। इस तरह से इन्होंने यहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर लिया है ना। हम पहले, अभी तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के पहले जो टेलीफोन थे वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी यहाँ इन्होंने टेलीफोन बना रखा है भाई, यहाँ से आवाज़ कर रहे हैं और ये इसको आवाज़ को सुन रखे हैं। आप लोग भी बनाइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। देखो साइंस में क्या है कि यूँ पढ़ने में मज़े नहीं आते हैं, पढ़ने में थोड़ी देर बाद हम बोर हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें वो चीज़ लॉन्ग टर्म याद रहती है। देखिए आप लोग अभी कौन सी क्लास में हो, छोटी क्लास में हो, तो आपको लगता है तो ठीक है हो गया याद, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बड़ी क्लासेस में मिलेगा। आप अभी छोटी क्लासेस में है ना, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेंगे, तो आप जब हायर क्लास में जाएंगे ना और जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को ये आप ऐसे नहीं लीजिए कि फालतू है, आप इनको करके देखिए। साइंस मतलब करके देखना, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है, एक रबर के गुब्बारे को टान दिया है यहाँ पे, है ना, छल्ले को, गुब्बारे इसको आप ऐसे से अच्छे से बैंड कर दिया है। फिर थर्माकोल के 4-5 दाने इसमें डाल दिए हैं और खुले डिब्बे के खुले सिरे पे हुर्रे हुर्रे बोलने को कहिए, है ना। अन्य की क्या होगा, डांस करेंगे, वो क्या करेंगे, डांस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, सजावट के लिए शादी वगैरह में हम पॉलीथीन में डालते हैं, बस उनको डालना है आपको। एक तरफ हॉल है, एक तरफ आपको रबर वो जो है अपना बलून उसको लगा दीजिए और दूसरी तरफ से आवाज करिए, फिर देखिए क्या मजा आता है। अब यहाँ पर हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब हमको क्या समझ में आ गया इस पूरा इतने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद में कि कंपनमय वस्तुएं जो होती हैं, तो आप इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर दीजिएगा कि कंपनमय वस्तुएं जो होती है वो ध्वनि को उत्पन्न करती है। और हमारे यदि हम किससे करते हैं तो आप वोकल से या वाक्य यंत्र का नाम जरूर लिखिएगा, उसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे कान की संरचना को बताया हुआ है। अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, लेकिन हम ध्वनि को सुनेंगे कैसे। तो देखिए आपके कान का स्ट्रक्चर देखिए, सब अपने कान को पकड़िए, कैसा है ये। आपने कभी वो आवाज होती है ना, वो आवाज विस्तारक लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं, उसका शेप देखा है, वो कैसा होता है, वो भी हमारे कान जैसा होता है ना वो। लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है कि वो आवाज को इस तरह से प्रसारित करता है ना। जब लाउड स्पीकर से आवाज निकलती तो इस तरह से, ताकि जहां आवाज को भेजना है वो उसी डायरेक्शन में जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, रिसीव करना है। तो भगवान ने हमारे कानों को इतना सोच समझ के बनाया है कि हम कितने अच्छे से किसी आवाज को रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर भी सेम है, हमारे कान की स्ट्रक्चर इस तरह से। अब यहाँ पर यदि कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे कान के अंदर जाता है। कान के अंदर यहाँ ईयर ड्रम होता है, और ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। जो ध्वनि आ रही है ना चल के, कहाँ से चल के आ रही है, एक श्रोता, जो एक व्यक्ति होता है ना, उसको हम श्रोता बोलेंगे, है जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है, तो वहां से चलती है ये, है ना। ध्वनि वहां से चलती है। अच्छा कैसे चलती है ये भी मैं आगे आप लोगों को, किस रूप में चलती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंगे, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। पहले सिंपल से सरल सरल समझ लो, है ना, फिर इसके बाद में अपन इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक श्रोता है जिसने ध्वनि को निकाला है, वो ध्वनि चल रही है और चलते 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 कहाँ जा रही है, हमारे कानों में। तो हमारे कानों की शेप ऐसी है जो उसको रिसीव कर रही है। रिसीव करने के बाद में आप देख रहे हैं ये बाह्य करने के बाद ये मध्य कर्ण की संरचना आ रही है, इसका नाम क्या है, मध्य कर्ण, है ना। तो ये बाह्य कर्ण हो जाता है। मैं एक बार आपको लिख देती हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, मध्य कर्ण, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है इसका अंतःकर्ण, है ना। तो
यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मध्य कर्ण वाली पोर्शन है यहाँ से ये चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ड्रम लगा होता है। आप लोगों को पता है ना, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं भाई कान में कुछ नहीं डालना है, ना तो आप पेन डालेंगे, ना नोक डालेंगे, ना कोई नुकीली चीज़ डालेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये ईयर ड्रम जो होता है ये डैमेज हो सकता है। यदि ये डैमेज हो जाएगा तो आपको सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कई बच्चे ये मिस्टेक बचपन में कर लेते हैं, छोटे छोटे होते हैं, समझते नहीं है ना बेटा। यहीं पे हाँ, नवोदय का बता रही हूँ, रामपुरा नवोदय में भी एक बच्चे ने एक बीजे को अपने कान में डाल लिया था, पता है, और फिर वो बहुत फूल गया था, उसको बहुत पेन हुआ था, फिर डॉक्टर ने निकाला। तो आप अपने कान में किसी भी चीज को नहीं डालेंगे, ईयरबड से आप इसको साफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक द्रव भी होता है ना, सेरेमोनियल द्रव बोला जाता है उसको। उसका काम क्या होता है, जो हमारे बाहर से जो धूल मिट्टी के कण आते हैं ना, येलो कलर का आप लोगों को भी निकलता होगा, सामान्य भाषा में हम उसको मेल बोलते हैं, है ना। तो वो द्रव जो होता है ना, वो हमारे कान की रक्षा करता है। अब यहाँ से यहाँ पर ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने के बाद में ये वाला पोर्शन कॉक्लिया कहलाता है ना। अब यहाँ से कॉक्लिया से अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचती हैं सब आवाज़ें, लेकिन फिर क्या होता है, क्या हमें सुनाई देता है? तब तक नहीं जाता है जब तक हमारी कुछ तंत्रिकाएं यहाँ से निकली हुई होती है, और वो तंत्रिकाएं कहाँ पर जाती है? हमारे ब्रेन में। तंत्रिका निकल कर कहाँ जाएगी? हमारे ब्रेन में। ये जो कान है ना, कान का, नाक का, आँख का, सबका संबंध हमारे दिमाग से होता है। हम हर चीज़ को दिमाग से सोचते हैं। तो यहाँ से वाइब्रेशंस जो जा रहे हैं उनको हमारी जो नर्व है वो हमारे ब्रेन में जाकर बोलती है कि भाई हाँ, ये तो इसकी आवाज़ है। अरे ये तो हम फिल्म के ही गाने सुनते हैं ना, ये लता मंगेशकर की आवाज़ है, यह तो सोनू निगम की आवाज़ है। तो हम कैसे, बस ऐसे ही डायग्नोसिस कर पाते हैं, हमारा ब्रेन उस आवाज़ को डायग्नोसिस करता है। ये देखिए, ये कर्णपटल को शो किया हुआ है और ये इंटरनल कान को दर्शाया गया है यहाँ पे। अब इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं कि कंपन का आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। आप इनको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं और साथ में एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये जो कर्ण की संरचना बताई है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो अब आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, है ना। बनाने में इतना कठिन लग रहा है, बट है नहीं, बहुत ईजी है। कान का एक शेप दे दीजिएगा, आप ऐसी लाइन कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ड्रा करने में प्रॉब्लम आती है, बाकी तो बहुत आसान है। बच्चे डरते हैं इसको बनाने से, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा, एक प्रैक्टिस में आपको बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यदि किसी वस्तु में बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन। तो आप कंपन तो समझ ही चुके हैं, है ना, कंपन आपको आ गया है। इस प्रकार गति को दोलन गति कहते हैं। ये तो बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, दोलन गति किसे कहते हैं ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, इधर उधर कोई जा रहा है, तो उसे हम दोलन कहेंगे। दोलन लटका भी देखा होगा ना आपने, एक बार उसको हिला दो तो वो ऐसे ऐसे बराबर बराबर टाइम पीरियड में इधर से उधर जाता है। अब यहाँ पर और इसका डिटेल पढ़ते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, है ना। प्रति सेकंड, हर सेकंड में होने वाले दोलन, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ये उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। वेरी IMP कुछ होते हैं ना, IMP कुछ वेरी IMP, तो ये वेरी IMP है। ये तो आपको कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है ना। तो आप लोग बताइए कि जो हर आवृत्ति होती है उसको किस में मापा जाता है? तो हम लिखेंगे उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत भी आपको ध्यान रखना है, HZ। क्या है इसका संकेत? HZ है। आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, है ना। एक अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी हमको ग्लास को टेस्ट करना है, चम्मच लेना है उससे, तो फिर यहाँ भी हमको ध्वनि उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और जोर से यदि हम इस पे आघात कर देंगे तो ध्वनि और ज्यादा तेज हो जाएगी। धीरे बजाएंगे टिन टिन टन 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 टन, है ना। अब गिलास के किनारों को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटका देंगे। गिलास को कंपित करेंगे तो जो गेंद है वो कितनी दूरी तक विस्थापित होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी चलती है। और गेंद में विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। अब ध्वनि की प्रबलता, मतलब वो कितनी तेजी से बोल रही है,
इसके आयाम पर डिपेंड करती है, यानी कि वो ऐसे ऐसे जो होता है ना, कितनी दूर तक विस्थापित होती है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो विस्थापन होता है उसका वह आयाम है। और आयाम जो है कंपन वस्तु का अधिक होता है ना। अगर उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी, धीरे धीरे करेंगे तो कम होगी, लेकिन यदि हम उसको जोर से करेंगे तो उसका जो है वो तेज होगी। तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह भी कैसी होगी, प्रबल होगी, और उसका आयाम कम होगा तो उत्पन्न ध्वनि भी मंद होगी, है ना। आयाम ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम ध्वनि उत्पन्न होगी। तो प्रबलता यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब गिलास को धीमे से बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। दोनों स्थितियों में गिलास के आयामों का आपको तुलना करनी है। अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं हम, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयामों के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि ये प्रबलता मतलब ये वर्ड को आप देखिए, ध्वनि की प्रबलता उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम, है ना। हमने अभी जो कंपन आयाम मार मार के उत्पन्न किए हैं ना, उन आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम दुगुना हो जाता है तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 गुना। आयाम यदि डबल करते हैं तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ये भी रिक्त स्थान में आ सकता है कि आयाम डबल किया तो वो कितना हो गया। आप अच्छे से याद कर लेना, आगे की जो क्लासेस आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना, साउंड कभी खत्म नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना। 11th 12th तक तो आपको आना ही आना है यदि आप फिजिक्स लेते हैं तो, है ना। तो इसमें साउंड में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। इस पे बेस एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चे जब यहाँ छोटी क्लास में नहीं पढ़ते ना तो बड़ी क्लास में फिर सब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान दे दीजिए कि यदि ये डबल कर देंगे तो यहाँ ये 4 गुना हो जाएगी। प्रबलता को डेसिबल में, अब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आप अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, डीबी डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। अब देखिए सामान्य से ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो आप इनको भी तैयार कीजिएगा। सामान्य श्वसन होता है 10 dB। हम जो सांस लेते हैं ना वो 10 dB का है। आवाज आती, कभी ध्यान से सुनना, हल्की सी आवाज आएगी। रामदेव कहते हैं ना, जोर जोर से सांस लो तब वो बढ़ जाती है ना। मंद मुस्कुराहट की होती है, यानी कि धीरे से हंसो तो 30 dB। सामान्य बातचीत की 60 dB। हाँ, इसमें ये वाला आप याद करिएगा, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है ना। किसकी, ये वाला, कि बातचीत की कितनी होती है, 60 dB होती है। व्यस्त यातायात की 70, औसत फैक्ट्री के 80, है ना। 140 के ऊपर हो जाती तो हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 80 के बाद ही हमारे जो शोर होने लगता है उसी से हमारा सिर दुखने लगता हुआ। कभी कभी हम लोग शादी में जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाजे बजते हैं, पूरे टाइम यदि उसी एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है तो हमारे तो सिर दुखने लगता है। आप लोगों को पता है, अगर किसी को पागल करना हो ना तो उसके सामने खूब शोर करो, है ना। वो इतना चिढ़ जाएगा, इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो अपनी क्लास छोड़ के भाग जाएगा है ना। मैं ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना। आप अपनी टीचर्स को भी परेशान नहीं करिएगा। कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप लोग तो सभी अच्छे बच्चे हैं, आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को जानें कि अगर ये जो डीबी हम डेसिबल मात्रा जो बोल रहे हैं ये 80 के एबो होती है, ये 120 140 तक हो जाती है ना, उसके बाद में तो इंसान के कान के पर्दे फट जाते हैं, उसकी ब्रेन की नसें फट जाती है ज़्यादा साउंड होने पर। तो ध्वनि प्रबलता इसके आयाम पर डिपेंड करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि वो भी प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद हो जाती है ना। अब यहाँ पर और आवृत्ति के बारे में दिया हुआ है। आवृत्ति जो होती है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतत्व को निर्धारित करती है। अब ये वर्ड भी आपको समझना है कि तीक्ष्णता या तारतत्व, पीच होती है ना, एक देखो लड़कों की आवाज़ कैसी होती है और लड़कियों की एकदम तीखी सी होती है। ये पीच जो होती है इसी हम तारतत्व कहते हैं, है ना। पतली सी आवाज़ होती है लेकिन तीखी होती है। यदि कंपन आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जो कंपन की आवृत्ति जो होती है वो यदि ज़्यादा है तो आवाज़ जो है तो तीखी होती है। यदि कंपन आवृत्ति कम होती है तो ध्वनि का तारतत्व भी कम होता है। देखिए यहाँ पर ये भी बता रखा है, ये बज रहा है कि बज रहा है।
ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए इसकी तारतम्य ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न करता है। दूसरी और जो सीटी होती है उसकी आवृत्ति हाई पिच होती है। अब ये आप ध्यान रखिएगा, ये हाई पिच है, आवृत्ति ज़्यादा है सीटी, तभी तो हमें बहुत तेज़ी से कहीं पे किसी रात को चौकीदार को देखा होगा तो आप वो विसिल का ही प्रयोग करता है ना, नहीं तो वो तो ढोल ढमाके भी बजा सकता है, नहीं, लेकिन विसिल की क्या होती है, आवृत्ति तेज होती है और वो हमारे जो चोर हैं या हमारे सबके कानों में बहुत तेज़ी से जाती है ताकि कोई क्राइम ना हो। देखना आप लोग एम्बुलेंस पे भी बहुत साई 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 करते हुए एम्बुलेंस की वो जो लाइट होती है वो चलती है ना और आवाज़ करती है, वो भी तो इसीलिए है ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई कुछ ऐसा आ रहा है कि हमको रास्ता साफ करना है। तो इस तरह से ये शेर की दहाड़ का तारतम्य कम होगा, है ना, जबकि पक्षी की ध्वनि जो होती है वो तो दुर्बल होती है, जी जी जी, लेकिन कुछ पक्षियों की बहुत तेज होती है, चै चै करते हैं तो इरिटेशन होने लगता है। तो बस यही बताया यहाँ पे सब कुछ। अब श्रव्य और अवश्रव्य, ये तो हमने ध्वनि समझ ली कि ध्वनि को हम हर्ट्ज में नापते हैं, डीबी में उसकी मात्रा होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, है ना, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सुनाई नहीं देती लेकिन उनमें भी आवृत्ति होती है। जैसे हम ये चमगादड़ के बारे में जानते हैं ना, चमगादड़ को देखा आप लोगों ने, रात में उल्टी लटकी रहती है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड को वो प्रोड्यूस करती है और उसके आंखों से नहीं देखती, वो उन साउंड्स को अपने टारगेट तक पहुंचाती है और फिर वो टारगेट से टकरा के आते हैं, वो कहीं नहीं टकराती है, वो बस अपना रास्ता इसी तरह से खोजती है, वो एक साउंड को प्रोड्यूस करती है, वो टकराता है और वो वापस आता है ना, तो उससे वो अपने अंधेरे में उड़ सकती है आसानी से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी तरह यही हमको समझना है कि श्रव्य क्या है, अवश्रव्य ध्वनियाँ क्या है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपनमय वस्तु की आवश्यकता होती है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि 20 Hz से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको मानव नहीं सुन पाता। पता है कुत्ते सुन पाते हैं इनको, गेंडा हुआ, कुत्ता हुआ, ये है ना, इससे कम आवृत्ति वाली तरंगों को सुन पाते हैं, तभी तो ये सुनामी वगैरह आती है तो इन जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है। तो ये कम आवृत्ति को मनुष्य तो नहीं सुन सकता है। अब ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, ऐसी ध्वनियों को अवश्रव्य कहा जाता है। अब इसको आप ध्यान रखिए कि अवश्रव्य किसे कहते हैं, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। अब 2000 कंपन प्रति सेकेंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति भी मानव कान नहीं सुन सकता, है ना। ये जो जेट प्लेन्स वगैरह होती है ना, इनकी आवाज़ ऐसी होती है, जब ये उड़ते हैं ना तो इनके शोर से जो कांच होते हैं ना आसपास बिल्डिंगों में लगे, वो कांच तक तड़क जाते हैं, इतनी तेज होती हैं, इनको हम नहीं सुन सकते, है ना। तो आप लोग ये ध्यान, तो आपका परास कितना हो गया सुनने का, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, है ना, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक आप सुनाई दे सकता है। 20 से कम है तब भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 से ज़्यादा है तब भी हम नहीं सुन सकते। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि हम कितने से कितना सुन सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोई सी भी एग्जाम होगी, आप ये नवोदय की ना दे, आगे चल के कोई एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस बनता है ना। कुछ जंतु 20,000 से अधिक हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, कुत्ते में क्षमता होती है, इसलिए पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि को उत्पन्न करने वाली सीटी का प्रयोग करते हैं, जिससे कुत्ते सुन सकते हैं। जाने माने पराश्रव या अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा में काम में आते हैं, है ना। अल्ट्रासाउंड समझे ना आप लोग, अल्ट्रासाउंड करते हैं कि नहीं आजकल, जैसे किसी के पेट में, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो या बेबी में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे होते हैं तो उसके पूरे पेट का स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना। तो उसमें भी क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे उसमें डाली जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। अधिकतर जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि उनके बच्चे में कोई बीमारी ना हो, ये पता चल जाता है। मानव की श्रवण आवृत्ति का प्रयास, अब ये देखिए आपको ये वाली लाइन अच्छे से याद करना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। हम केवल 20 से 20,000 जो यहाँ पे ये किलो का ध्यान रखिएगा, है ना। 20 लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ के भी आ गया है साथ में, है ना। तो ये देख लीजिए इधर फिर से, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो इनको हम सुन सकते हैं, यहाँ की हटाकर यहाँ के लगा दिया गया है ना। ओके, अब यहाँ आगे बढ़ जाते हैं अपन।
बस शोर से तो सभी परेशान हैं, बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं कोई। आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है ना, किसी किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, तो वो सब ये फालतू का जो शोर चलता रहता है ना, लड़ाई झगड़ा, इसी से होता है ना। तो आवाज़ हम कर्णप्रिय ही सुने। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है या कहीं आवाज़ हो रही, तो आप ऐसे रुई के डॉट्स अपने कानों के अंदर लगा लीजिए ताकि आपका ब्रेन फ्रेश रहे। अच्छा, अब इससे एक चीज़ और बताते हैं हम आपको। आपने प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, ये मृदा प्रदूषण, तो रेडियो एक्टिव, इनमें से एक प्रदूषण है वो होता है शोर का प्रदूषण। बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये हार्मफुल होता है। यानी कि वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों से जो उत्पन्न शोर होता है वह प्रदूषण करता है। इसे हम शोर प्रदूषण, एक और नाम लिख सकते हैं इसके आगे, हम लिख सकते हैं इसको शोर प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण। है ना, इसको ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। वाहनों में ध्वनियाँ, उपकरण, मशीन, इन सब की जो जोर जोर से आवाज़ आती है ना, इसकी वजह से ये होता है। अब अनिद्रा, देखिए क्या बीमारी है, अनिद्रा हो जाती है, तनाव हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर बनने का कारण भी है बेटा। हाई ब्लड प्रेशर बनता है ना आजकल, कई लोगों को होने लगा है, चिंता, इन सब का कारण भी शोर है। शोर को कम करने के उपाय, कई उपाय हम फॉलो कर सकते हैं। कि एक तो आपके जो गाड़ियाँ होती ना, बाइक्स होती है, उनमें आप लोग सब साइलेंसर लगवा लीजिए ताकि आवाज़ कम हो, है ना। उसके बाद जो मशीनें वगैरह होती हैं उनके रख रखाव को हमको ध्यान रखना है कि उनमें किसी प्रकार का कार्बन नहीं आए। कार्बन आता है तो ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होती है। जो हमारी मशीनें होती हैं उनमें ग्रीस लगा लगा के रखे, नहीं तो चूं चा मशीनें भी करती है, हमारे घर के दरवाजे भी करते हैं, है ना। तो इनको हमको ग्रीस लगा के रखना है। जितने भी हमारी मशीन्स होती हैं उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, तो हम कई तरह का प्रदूषण को कम कर सकते हैं। फिर कुछ जो जहाँ पे ज़्यादा इस तरह का शोर होता है तो उनको उस जो रहवासी स्थान है उससे दूसरी जगह लाके भी हम उन उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। टीवी वगैरह सुनना है, म्यूज़िक सुनना है तो थोड़ा सा लाउड नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा मध्यम करें, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को महत्वपूर्ण बता देती हूँ कि श्रवण शक्ति क्या होती है। कुछ लोगों में क्या होता है, इसकी डिसेबिलिटी होती है। बच्चे जन्मजात इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, यानी कि उनको सुनाई नहीं देता है। बच्चे कुछ होते हैं किसी कारण से बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि सुनाई नहीं देता है। अब क्या होगा आपको पता है, ऐसे बच्चे बोल भी नहीं पाते क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते तो वो बोल नहीं पाते। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति बहरा है वो गूंगा होगा, मतलब यदि वो हमको लग रहा है कि गूंगा है तो वो बहरा भी होगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि यदि ऐसा कोई बच्चा है तो आप उसको बिल्कुल परेशान नहीं कीजिए। क्यों, कारण मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ऐसे बच्चे को बार बार परेशान करेंगे किसी आवाज़ को करके या कुछ भी करके उसको मजाक बनाएंगे, तो उसकी जो ब्रेन्स है उसमें चूँकि वो समझ नहीं पाएगा ना आवाज़ को, तो उसमें उथल पुथल मिलेगी और वो लास्ट में पागल भी हो सकता है। तो आप लोगों को ऐसे बच्चों को केयर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो लिख के दे सकते हैं, है ना। तो आप उनको समझ सकते हैं या वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने हाथों से, आँखों से कि उसको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे बच्चों की हेल्प ज़रूर करें क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है ना। तो हमें यदि सब कुछ दिया है तो हमें ऐसे बच्चों की सहायता करना चाहिए। अब मैं एक बार और ध्वनि से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको भी समझा देती हूँ। ये तो आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। लेकिन यदि आप आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा नहीं है, वही जो अभी हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में है। तरंग गति, तो तरंग गति किसे कहते हैं? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो बिना रूप बदले एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है ना। तो तरंग गति किसे होती है? जैसे तरंगे उत्पन्न होती है ना, जैसे हमने पेबल डालेंगे पानी के अंदर तो तरंगे बनती है ना, इसी तरह से जो साउंड की जो होती है इसमें भी तरंगे बनती है। तो दो तरह की तरंगे बनती है। एक तरंग होती है जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगों की क्या खासियत होती है? इन तरंगों में माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती है। यानी कि माध्यम के कण जो है ना एक ही दिशा के संचरण में अनुदिश होंगे। यह तरंगे ठोस, द्रव और गैस द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि तरंग में माध्यम के कण, आप देखिए ये जो हम आवाज़ करते हैं ना ये कैसे कणों के रूप में चलती है। फोटॉन्स, जैसे प्रकाश आता है कि फोटॉन्स के रूप में, ऐसे ही एक के बाद एक
एक दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरे तीसरे को वाइब्रेट करेगा और ध्वनि आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ ये यही बता रहे हैं कि जो कंपन है करने की दिशा तरंग संचरण के अनुदिश होती है, ये तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। अब अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों में माध्यम के कण कंपन करने की दिशा तरंग संचरण के लंबवत होती है। इस तरह ठोस और द्रव में ये उत्पन्न की जाती है। फिर ध्वनि तरंग के रूप में चलती है और ये कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, मस्त अनुदैर्घ्य होती है और इनमें ध्रुवणता का गुण नहीं होता। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये वाली जो ध्वनि तरंगे हैं, इनमें पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का कोई गुण नहीं होता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आयाम वगैरह ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद एक बार और आप कुछ डेफिनेशंस को समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एम्पलीट्यूड या आयाम, कंपन करते हुए कणों की माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन, जो वाइब्रेट कर रहे हैं। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना, एक ड्रम बजाना और उसके ऊपर छोटे छोटे हमारे जो कागज है उसके टुकड़े को रखना, ड्रम बजाना, तो वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, वो डांस करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर उसमें विस्थापन कितना हो रहा है, कितना उछल रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, कितना उछल रहा है, फिर कितना नीचे गिर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहेंगे। एक कंपन करने के लिए समय को आवर्त, अब ये एक कंपन, एक वाइब्रेशन कितना उछला एक बार में, है ना, कितना हो रहा है, तो उसको हम उसका टाइम पीरियड कहेंगे। भाई इतना समय उसने लिया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इससे कम रहता है, समझाने के लिए बता रही हूँ, है ना। 1 सेकेंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति, अब 1 सेकेंड मान लो हमने समय ले लिया, तो उसमें कितने कंपन हो रहे, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल, अब 1 सेकेंड में तरंग यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचती, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसकी चाल, है ना। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना। स्रोत आवर्तकाल तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। समान कला में कंपन करते दो उत्तरोत्तर कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि आयाम किसे कहते हैं। माध्य स्थिति में जो विस्थापन होता है कणों के बीच में, उसको आयाम कहेंगे। आवर्तकाल यानी कि कितना समय लगा भैया उसको ऐसा करने में। फिर 1 सेकेंड में कितने कंपन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब वो 1 सेकेंड में कितनी दूर चला है, वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, है ना। अब स्रोत आवर्त में तरंग चली दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अब क्या करना है आपको, ये तो सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। अब आपको क्या करना है, इनके जिनको इनसे डिनोट करते हैं वो भी याद करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। पहला, तरंग की चाल के लिए हम किससे दर्शाते हैं, v से। आवर्तकाल को t से, आवृत्ति को n से, यानी कि कितनी बार हो रही है, और तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से, है ना। इस आधार पर n बराबर 1/t, ठीक। आवृत्ति कितनी हो रही है, आवर्तकाल कितना समय लग रहा है, तो उसके 1/t करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो v है यानी कि चाल है, उसको भी n और लैम्बडा के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यांत्रिक तरंगों की चाल, अच्छा, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तो मैंने आपको 2 तरंगे बता दी है, लेकिन यांत्रिक तरंगे होती, इनमें दोनों आ जाएंगी। किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल का सूत्र यहाँ पे भी दिखाया है, ये v, ये p/d, है ना। ये सूत्र ना भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन आपको ये सब जो डेफिनेशंस बताई ना, ये याद कर लेना आप लोग, है ना। ये तो आपको हायर क्लासेस में आएंगे, फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं ज़्यादातर नवोदय के एग्जाम में, सिंपल से ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर ध्वनि की चाल, तरंग के अब महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है वह तरंग दैर्घ्य और आयाम पर डिपेंड करती है। ध्वनि की चाल ताप पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दिए हुए ताप पर डीपी का मान नियत रहता है। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ध्वनि जो चलेगी ना, जो चलती है, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे हल्की होती है, सबको पता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1260 मीटर सेकेंड, है ना। जबकि ऑक्सीजन में कितनी होती है, इसकी 1/4 हो जाती है।
अब आर्द्रता, देखो दाब पे तो हमने समझ लिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ह्यूमिडिटी बढ़ने से घनत्व घटता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता तो समझते हैं ना सब लोग, आर्द्रता यानी मॉइस्चर होना, नमी होना। बारिश के मौसम में चिपचिपा हो जाता है ना, ठंडा ठंडा सा, तो उसको हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ये ह्यूमिडिटी यदि बढ़ जाएगी तो चाल भी बढ़ती है। अब यदि हम इस वाले फार्मूले से देखें, V समानुपात वर्गमूल ये T, इससे क्या है, परम ताप यदि 4 गुना हो जाता है तो ध्वनि की चाल भी डबल हो जाती है, यानी कि ताप पे भी डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर हाई है तो ध्वनि तेज हो जाएगी, यानी कि गर्मी में हमारी आवाज़ बहुत तेज निकलती है, ठंड में धीरे धीरे निकलती है। ये तो खैर मजाक की बात है, मैं से रिलेटेड ही बता रही थी, है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ताप बढ़ा दो तो गर्मी की चाल 0.61 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, है ना, कितनी बढ़ रही है। माध्यम में गति की ध्वनि की चाल का प्रभाव भी, है ना, तो ये चलो इतना, ये तो आपके लिए नहीं है। तारत्व पिच आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। ध्वनि का लक्षण जिसके द्वारा ध्वनि मोटी हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ऊंचे तारत्व की होती है, इसे हम तीक्ष्ण या बारीक कह सकते हैं। कम होगी तो कम, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, है ना। अब इसके बाद में चलिए आगे और आ जाते नीचे, ये वाला बता देते, डॉपलर इफेक्ट आप लोगों को समझा देते कि डॉपलर इफेक्ट ध्वनि के लिए डॉपलर का प्रभाव, तो ये भी आ सकता है। ये हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए इसको, है ना। ध्वनि स्रोत और प्रेषक के बीच आपेक्षिक गति होती है। जब कोई बोलता है और हम सुनते हैं तो हमारे बीच में एक गति होती है ना। तो आवृत्ति कुछ बदली हुई सी नजर आती है। किस स्थिति में, जब या तो वो हमसे दूर हो या बिल्कुल हमारे पास आएगा तो बोले धीरे बोल, है ना, और दूर जाएगा तो अरे जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। डिफरेंस होता है ना हमारी आवृत्ति में। तो जब इस तरह की स्थिति बन जाती है ना, आपेक्षिक गति कारण जब प्रेषक और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है, इसलिए तो सुनाई नहीं देता। और जब उनके बीच की दूरी घट जाती है तो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। पास में होता है तो अच्छे से सुनाई दे जाता है। तो यही स्रोत और प्रेषक के बीच की अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन, ये जो आभासी परिवर्तन होता है इसे हम डॉपलर का इफेक्ट कहते हैं। इसकी खोज 1842 में डॉपलर ने की थी। हो गया, है ना। इसके लिए एक फार्मूला भी है, प्रेषक के सापेक्ष ध्वनि का वेग और स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग गुणित वास्तविक आवृत्ति। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम समझ लेते हैं, है ना, कभी हमारे एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा क्या उत्पन्न होता है। बहुत सरल, सभी जवाब दे देंगे, ध्वनि उत्पन्न होती है। सड़क के किनारे अन्य स्थानों पर पेड़ लगाकर क्या कम किया जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण का। अब आप सब लोग एक एक पेड़ लगाइएगा, है ना, बहुत फायदा मिलेगा पेड़ लगाने से आपको। एक तो ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। कंपनी की आवृत्ति अधिक होने पर क्या होता है, देखो तारत्व तो अधिक हो जाएगा और ध्वनि भी बहुत अधिक तेज हो जाएगी, तो दोनों इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर आ गया इसका। आवृत्ति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, अभी हम समझ चुके हैं, HZ के द्वारा। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या दोलन क्या कहलाती है, जो प्रति सेकंड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। ये आवृत्ति की परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा, 12 तक आपके काम आएगी, है ना। जब कर्णपटल पे ध्वनि कंपनों का अनुभव करके इस संकेत को मस्तिष्क में भेज दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, श्रवण। कुछ सुनना। निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में संचरित होती है, तीनों माध्यम में होगी। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वाक्यंत्र के द्वारा। वीणा नामक यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग कौन सा होता है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा तनित तार। अब आप लोग भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं इसी बेस पर, है ना। आप लोग गिटार भी बना सकते हैं, सितार भी बना सकते हैं, कई तरह के आप जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बना सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा और अच्छा म्यूज़िक सुनने का। 3-4 बच्चों को बिठाइएगा, अलग अलग म्यूज़िक बनाएंगे, नई तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। और आप लोगों को यदि मेरा ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं और आपको पढ़ाने की इच्छा रखूँगी कि हाँ भाई मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं उनको और अच्छे से पढ़ाती हूँ, है ना। तो बस इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके बाय।